हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं वीडियो की। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको ये बताने वाली हूँ कि भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी। वैसे ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही होगा कि भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी मैं आपको ये बताने वाली हूँ वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही हम हिंदी सिनेमा का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शहर का नाम आता है, वो है मुंबई। लेकिन मुंबई को मुंबई की पहचान दी किसने? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दादा साहब फाल्के, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। इनका असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक के निकट एक छोटे से गांव त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। इनके पिता दाजी शास्त्री संस्कृत के विद्वान कहे जाते थे। शुरुआत में तो ये त्र्यंबकेश्वर में ही रहे, लेकिन अच्छी जिंदगी की तलाश में कुछ समय बाद इनका परिवार मुंबई आ गया। लेकिन किसे पता था कि एक छोटी सी जगह से आया हुआ एक लड़का मुंबई को सपनों का शहर बना देगा। धुंधीराज गोविंद फाल्के से लेकर दादा साहब बनने तक का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। 1910 में मुंबई में फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों में एक ऐसा शख्स था जिसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। 2 महीने में उसने अपने शहर में प्रदर्शित सारी फिल्में देख डाली और तय कर लिया कि वह फिल्में ही बनाएगा। ये शख्स और कोई नहीं, दादा साहब फाल्के थे। बचपन से ही दादा साहब फाल्के का रुझान कला की ओर था और वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1885 में जे कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। इसके साथ ही बड़ौदा के मशहूर कला भवन में भी उन्होंने कला की शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने नाटक कंपनी में चित्रकार के रूप में काम किया और 1903 में वे पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफर के तौर पर भी काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने निश्चय किया कि वे बतौर फिल्मकार ही अपना करियर बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1912 में अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने 2 हफ्तों तक फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और फिल्म बनाने के औजार को लेकर मुंबई लौट आए। मुंबई आने के बाद दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी की स्थापना की और उसके बैनर तले राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने का डिसाइड किया। इसके लिए उन्हें फाइनेंसर की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात फोटोग्राफर उपकरण के डीलर यशवंत नाडकर्णी से हुई, जो दादा साहब फाल्के से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी फिल्म को फाइनेंस करना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन फिल्म निर्माण में दादा साहब को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दादा साहब चाहते थे कि फिल्म में अभिनेत्री का किरदार कोई महिला ही निभाए, लेकिन उस समय महिलाओं का फिल्म में काम करना बहुत बुरी बात समझी जाती थी। इसीलिए किसी ने भी दादा साहब के साथ काम करने से मना कर दिया। दादा साहब ने रेड लाइट एरिया में भी खोजबीन की, लेकिन वहां से भी सभी महिलाओं ने इनकार कर दिया। बाद में उनकी खोज रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक बावर्ची सालुंके पर जाकर खत्म हुई। दादा साहब फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डायरेक्शन, चित्रांकन, लेखन और वितरण तक की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दादा साहब फाल्के के साथ भी। फिल्म निर्माण के दौरान दादा साहब फाल्के की पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। फिल्म में काम कर रहे लगभग 500 लोगों के लिए वो खुद खाना बनाती और उनके कपड़े भी धोती थी। फिल्म के निर्माण में लगभग 15,000 रुपए खर्च हो गए, जो उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारतीय इतिहास की पहली फिल्म का प्रदर्शन होना था। 3 मई 1913 को मुंबई के कॉर्पोरेशन सिनेमा हॉल में ये फिल्म पहली बार दिखाई गई। 40 मिनट की इस फिल्म को दर्शकों का अपार समर्थन मिला और इस तरह से शुरू हुआ भारतीय इतिहास में सिनेमा का दौर। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की अपार सफलता के बाद दादा साहब फाल्के नासिक आ गए और फिल्म मोहिनी भस्मासुर की शूटिंग में लग गए। ये फिल्म लगभग 3 महीने में बनकर तैयार हो गई। इसी फिल्म से दुर्गा गोखले और कमला गोखले जैसी अभिनेत्रियों को भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला अभिनेत्री बनने का गौरव मिला। फिल्म मोहिनी भस्मासुर में पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी का यूज किया गया। इसके बाद सावित्री सत्यवान मूवी 1914 में रिलीज हुई, जिसने पूरे देश में दादा साहब की लहर दौड़ा दी। 1914 में दादा साहब फाल्के को एक बार फिर से लंदन जाने का मौका मिला। वहां उन्हें कई ऑफर मिले कि वे फिल्म लंदन में ही रहकर बनाएं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहा कि वे फिल्म भारत में रहकर ही बनाएंगे। इसके बाद 1918 में श्री कृष्ण जन्म और 1919 में कालिया मर्दन जैसी धार्मिक फिल्मों का निर्देशन किया, जिसका सुरूर दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। फिल्म लंका दहन प्रदर्शन के दौरान श्री राम और कालिया मर्दन के प्रदर्शन के दौरान श्री कृष्ण जब पर्दे पर अवतरित होते तो सारे दर्शक उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते। लेकिन जिंदगी हो या फिल्म,
हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दादा साहब फाल्के के साथ भी। 1920 के बाद लोगों का रुझान धार्मिक फिल्मों से हटकर एक्शन फिल्मों की ओर हो गया, जिससे दादा साहब फाल्के को गहरा सदमा पहुंचा और 1928 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। हालांकि 1931 में फिल्म सेतु बंधन के जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। दादा साहब फाल्के ने अपने 30 साल के करियर में लगभग 100 फिल्मों का निर्माण किया। 1937 में फिल्म गंगा अवतारम दादा साहब फाल्के के सिनेमा करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिससे दादा साहब फाल्के को गहरा सदमा लगा और उन्होंने सदा के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। अपनी फिल्मों से 30 साल तक लोगों का दिल जीतने वाले दादा साहब फाल्के ने बड़ी खामोशी के साथ नासिक में 16 फरवरी 1944 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1970 में दादा साहब फाल्के के सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई। फिल्म एक्ट्रेस देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री का यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली महिला कलाकार थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी, तो इसका आंसर है किसान कन्या, जो कि 1937 में मोती जी गिदवानी के द्वारा निर्देशित की गई थी।